देखिए संघीय न्यायपालिका का चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने जस्ट कुछ जो लास्ट लेक्चर रहे उसमें हमने ये देखा है। अब आज हम हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे। 25 हाई कोर्ट्स अभी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हाई कोर्ट के से जुड़े हुए संविधान में क्या क्या प्रोविजन है उनको आज हम वन बाय वन देखेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से दिए हुए हैं। ठीक, अपना बेरक निकाल लीजिए और नोटबुक भी निकाल लीजिए। देखिए आपको समझने में इतनी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजंस जो हमने देखे हैं वो और हाई कोर्ट की प्रोविजंस मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है। तो आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार गो थ्रू हो जाए तो हमारे ऐसा कोई बिंदु ना रहे जिसको हमने वन बाय वन मतलब आर्टिकल वाइज पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 214 से शुरू होता है चैप्टर 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक ठीक है, और किस तरह से किसी दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, या फिर किसी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं मतलब जो यूटी हैं उनकी जिम्मेदारी किसी राज्य की हाईकोर्ट को दी जा सकती है, इसके आगे प्रोविजंस हैं। लेकिन 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में लिखा है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। देखिए जिस तरह से जो प्रोविजन हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अभिलेख न्यायालय है, उसी तरह से जो 215 है वो ये बताता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय उनकी सभी शक्ति होगी। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरह से प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की, कि अगर किसी तरह का अवमान अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का किया जाता है तो वो पनिशमेंट करने का पावर हाई कोर्ट रखता है। इसके अलावा क्या है कि अभिलेख न्यायालय होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो होते हैं वो अभिलेख के तौर पर जो अधीनस्थ न्यायालय है वो देखते हैं, उसी तरह जो हाईकोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो भी, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जिस राज्य का हाईकोर्ट है उसी राज्य के न्यायालय उसको मानेंगे। एक जो हाईकोर्ट है वह सबकी सब जगह, जैसे कि नजीर पेश जो वकील करते हैं कि सर ये इस हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है, इस हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है, तो उसी तरह से जो हाईकोर्ट के निर्णय है वो भी अभिलेख के तौर पर देखे जाते हैं। कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। कि देखिए जैसे कि अपीलीय अधिकारिता है, प्रारंभिक जैसे कि जितनी भी अधिकारिताएं हमने देखी थी, जनरली जो कोर्ट्स के पास में जैसे कि हाई कोर्ट के पास में रिट जारी करने के अधिकार है, इसी तरह मतलब इसका मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि अवमान के लिए दंड देने के अलावा अन्य जो जितनी शक्तियां होती है वो सारी शक्तियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 216 उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। एक क्या होगा, मुख्य न्यायमूर्ति होगा और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, 217 में लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, कि जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें क्या क्या होती है वो बताई गई है। किसमें, 217 में। अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। देखिए ये सारे प्रोविजंस खत्म हो गए हैं अब। ठीक है, सीधा यहीं से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 साल की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, 62 ईयर एज है। ठीक है, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। आप इस्तीफा किसको देख सकते हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। क्या लिखा है कि किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 1 खंड 4 में, जो 124 जो प्रोसेस बताता है असमर्थता और सिद्ध कदाचार, किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति हटाएगा और प्रोसेस कौन सी रहेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है। किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर, कि जैसे कोई न्यायाधीश है और उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर बना दिया गया है या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय में या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया है या फिर किसी अन्य न्यायालय में अगर न्यायाधीश के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है तो अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। अगर उस तरह से अंतरित कर दे तो वो पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अरित होगा जब वह भारत का नागरिक है,
देखिए ये है भारत का नागरिक, और ये और का मतलब होता है प्लस। भारत के या राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। एक ये होनी चाहिए काबिल। दूसरा है या लिखा हुआ है, मतलब या फिर किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। 10 ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजन के लिए, ये 10 ईयर तो जनरली आपको देखने को लग रहा है 10 ईयर नहीं, जनरली जो वकील कोटे से जितने भी जज बनते हैं ना, वो बहुत सीनियर लॉयर होते हैं, जिनकी फाइल्स बहुत ज्यादा होती है, जिन्होंने मतलब हजारों मुकदमे लड़ दिए होते हैं, बहुत सालों की प्रैक्टिस जिनकी होती है, जो प्रैक्टिशनर लॉयर एज्ड हो जाते हैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते, जब जाके उनको वकील कोटे से जज बनते हैं। मतलब एक तरह से ये एक जनरल टर्म है कि वकील कोटे से जो जज बनते हैं ना, उन मतलब जो ये वाली योग्यता है ना, इसको ये कहते हैं कि जो वकील कोटे से जज बनते हैं वो बहुत सीनियर लॉयर होते हैं उस हाई कोर्ट के जहां से वो जज बनाए जाते हैं। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना की, राज्य क्षेत्र के अंदर न्यायिक पद धारण करने का मतलब जो ये वाला है ना, इसकी बता रहे हैं, इसके स्पष्टीकरण है ये कि भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है। देखिए इसमें टाइम पीरियड कौन कौन सा काउंट किया जाएगा वो बता रहे हैं कि पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहे कि न्यायिक पद धारण किया है उसने, क्या फिर बाद में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी है, या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया, ट्रिब्यूनल का किसी कोई मेंबर रहे, अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। दूसरा क्या है कि किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना की जो दूसरी जो योग्यता बताई गई है क्या है कि उच्च न्यायालय में 10 साल तक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसकी संगणना करने में क्या देखा जाएगा कि किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है। मतलब ये बाद में प्लस की जाएगी, ये वाली जो टाइम पीरियड है उस टेन्योर को भी प्लस किया जाएगा। अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई पद धारण किया जिसके लिए किसी विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है, तो ये टेन्योर भी काउंट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने यथास्थिति ऐसे क्षेत्र में जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था न्यायिक पद धारण किया या वह ऐसे किसी भी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा। ये उस टाइम के लिए क्योंकि जब उस टाइम देश आजाद हुआ था तो उस टाइम भी तो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके लिए प्रोविजन डाला गया था। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है कि अगर एज के रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मतलब विनिश्चय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति का विनिश्चय ही अंतिम माना जाएगा। 218 बताता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना कि कौन कौन से प्रोविजन लागू होंगे। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5 के उपबंध जहां जहां उनमें से उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। 219 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 19 में शपथ बताई गई है कि किस तरह से ली जाएगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति, क्योंकि देखिए कई बार हो सकता है राज्यपाल पद पे ना हो तो उसका जो पदभार जो ग्रहण जिसने कर रखा है वो, तो राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और ऐसा उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 220 बताता है है स्थानीय न्यायाधीश रहने के पश्चात स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन की। अगर आप स्थायी न्यायाधीश रह गए हैं, देखिए स्थायी न्यायाधीश का मतलब यह है कि आप किसी तरह से कुछ समय के लिए अपॉइंट नहीं किए गए हैं, परमानेंट आप जजशिप में रहे हैं। कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय कहां का प्रैक्टिस कर सकते हैं? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और अन्य किसी उच्च न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट, इसका स्पष्टीकरण क्या है कि इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय पद के अंतर्गत संविधान के अधिनियम 1956 के प्रारंभ के विद्यमान 42 अनुसूची के भाग 6 में राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है, वो नहीं आता इसमें। 221 है, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, वेतन संसद डिसाइड करेगी, और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्ते और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। जो सेकंड अनुसूची जो बताती है उन वो सारे पेमेंट मिलते रहेंगे, परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों की नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कि ऐसे नहीं है कि आप छुट्टी पे हैं तो आपकी पेमेंट काटी जाएगी, किसी तरह की कोई पेमेंट कट नहीं होती है। न्यायाधीश के भत्तों में अनुपस्थिति, छुट्टी और अनुपस्थिति, छुट्टी, अगर छुट्टी भी लेते हैं तो भी पेमेंट, पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में नियुक्ति के पश्चात, मतलब आप बन गए उसके बाद में कोई छुट्टी है कुछ भी है तो किसी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 222 में लिखा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये अब नहीं है। ठीक है, एनजेएससी को खत्म कर दिया गया है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट देखा था तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, वापस इसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। वही चीज यहाँ पे है जो एनजेएससी उस टाइम यहाँ वहां सुप्रीम कोर्ट को लेकर लागू किया गया था, वही यहीं पे लागू कर दिया गया था, जिसको अब क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। कौन कर सकेगा? किसी न्यायाधीश का, कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है तब उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, मतलब यह है कि जैसे कि एक न्यायाधीश दूसरे में अगर नियुक्त किया जाता है तो वो प्रतिकारात्मक जितने भत्ते होंगे वो ग्रहण करेगा। और ये कौन से संविधान संशोधन के बाद में हुआ है? 15वें संविधान संशोधन के बाद में ये प्रोविजन लागू हो गया है। 223 बताता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, कि जो चीफ जस्टिस है उसका पद रिक्त है, या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जैसे राष्ट्रपति की, अगर कोई न्यायाधीश है वो छुट्टी पर है, किसी भी वजह से छुट्टी पे है या फिर मतलब उस समय पद पर नहीं है, तो राष्ट्रपति देखेगा कि उन जितने जजेस और बचे उनमें से कौन जो सीजे चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को सत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श, तो राष्ट्रपति यहीं से पढ़ेंगे आप, तो राष्ट्रपति अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। देखिए जहां पे भी एनजेएससी का रोल आप हाईकोर्ट के प्रोविजंस में देख रहे हैं उनको आप कट कर दें, वो आपको नहीं पढ़ना है, अब लागू नहीं है, वो खत्म कर दिया गया है, संविधान संशोधन ही खत्म कर दिया गया है पूरा। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण, क्या लिखा है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश की, अगर जो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है उनके अलावा जो कोई अन्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। यही 62 ईयर्स एज यहाँ इनके लिए भी है, जो क्या है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश है। 224 क्या बताता है कि उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किए गए किसी निर्देश पर किसी बात की, क्या लिखा है कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति से,
ठीक है, पूर्व सहमति नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति पढ़ना। ठीक है, राष्ट्रपति से कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार जो राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा अवधारित करें, और उसको उस दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, और उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वक व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है, नहीं, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। 225 बताता है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, कि जो अभी जो हाईकोर्ट्स हैं उनकी अधिकारिता क्या होगी। विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि तथा उस उच्च न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति, कौन कौन सी शक्तियां आती है, नियम बनाने की शक्ति तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों को चाहे वो अकेले बैठे या खंड न्यायालय में बैठे, खंडपीठ होती है चाहे उसमें बैठे चाहे किसी में बैठे। ठीक है, विनियमन करने की शक्ति वही होगी जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थी, संविधान के ठीक पहले थी वैसी ही होगी। ठीक है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जैसे 32 है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को बताता है रिट जारी करने की, वैसे 226 है। जनरली ये उससे वाइड माना जाता है। अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार रक्षा और उत्प्रेक्षण रिट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट निकालने की खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतु पूर्णतया भागता उत्पन्न होता है। मतलब या तो पूरा मामला ही वहीं उत्पन्न हुआ है या फिर उसका कोई भाग उत्पन्न होता है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी इस बात के होते हुए भी किया जा सकता है कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्य क्षेत्रों के भीतर नहीं है। मतलब जिस मुद्दे के बारे में रिट जारी करनी है वो मुद्दा या तो कंप्लीटली उस राज्य में पैदा हुआ है या फिर उसका कोई भाग उस राज्य में पैदा हुआ है। उस स्थिति में उस हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी की जा सकती है, चाहे वो जो व्यक्ति है, जो संबंधित व्यक्ति है, वो उस राज्य के चाहे निवासी ना हो तो भी वो राज्य अगर जो मैटर है वो जो वाद हेतु का मतलब ये होता है कि जो मामले का जो रीजन है वो 3 में लिखा हुआ है कि जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड 1 के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई रीति से अंतरित आदेश, देखिए जहां कोई भी पक्षकार है जिसके विरुद्ध खंड 1 के अधीन की जिसके विरुद्ध कोई भी याचिका मतलब बंदी, प्रत्यक्षीकरण या फिर कोई भी परमादेश, कोई भी याचिका जारी की गई है किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में। व्यादेश का मतलब होता है इंजंक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन नहीं है, इंजंक्शन ये होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, अस्थायी और शाश्वत। अस्थायी का मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए जारी किए जाते हैं और शाश्वत का मतलब होता है जो चिरकालीन मतलब हमेशा के लिए जारी कर दिया जाता है कि ऐसा अब हमेशा से करना है। ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अब आज के बाद में नहीं करना है। तो ये चिरकालीन और मतलब जो शाश्वत या अस्थायी दोनों तरह के हो सकते हैं। व्यादेश का मतलब होता है कोर्ट द्वारा किसी काम को करने का आदेश दिया जाना या फिर किसी काम को नहीं करने का आदेश दिया जाना, उसको व्यादेश कहते हैं। कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश का ये मतलब है कि जिस मामले में जो आदेश है वो दिया जा रहा है वो अंतरिम का मतलब होता है कि वो कार्यवाही के दौरान दिया गया है, कार्यवाही कंप्लीट नहीं हुई है। अंतिम आदेश और अंतरिम आदेश 2 तरह के आदेश हैं। अंतरिम का आदेश मतलब यह है कि जो मुकदमा चल रहा है तो उसके दौरान दिए गए हैं कि ये कागज पेश करो, इसको गवाह को पेश करो, ऐसे करके जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आदि के लिए जो दिए जाते हैं वो तो अंतरिम, जो बीच में दिए जाएं, और जो फाइनल ऑर्डर होते हैं वो होते हैं अंतिम। ठीक है, कोई भी इस तरह के जो व्यादेश है, आदेश है, अगर किसी भी पक्षकार के विरुद्ध कोई भी याचिका के अंतर्गत कोई व्यादेश आदेश दिया गया है, ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए
अभिभाग के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, आदेश के लिए अभिभाग मतलब खुद का रिप्रेजेंटेशन करेगा ना, उसको अभिभाग कहते हैं, के समर्थन में किसी में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां और ऐसे पक्षकार की सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया है कि जो एक्टिविटी की गई है, जो रिट वगैरह जारी की गई है, उसमें कोई आदेश दिया गया है, वो क्या किया गया है, उसको बिना सुने किया गया, ना उसको कोई अवसर दिया गया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स उसको पेश करने दिए गए, ना कोई जो उसके विरुद्ध जो याचिका दायर की गई थी उसके बारे में कोई तरह की उसको फोटोकॉपी नहीं दी गई है। तो ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है। तो उस आदमी ने क्या किया, हाईकोर्ट में आवेदन किया है, और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश, मतलब जिस व्यक्ति ने पारित करवाया, हाईकोर्ट में आवेदन कर दिया और उस व्यक्ति को भेज दिया, या उसके काउंसिल को देता है, मतलब जिसको उसने वकील कर रखा है उसको दे देता है। वहां उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से, कि जिस दिन हाईकोर्ट में आएगा उस दिन से, या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर, कि जैसे आज आया किसके पास में, हाईकोर्ट के पास में, और जो आदमी है जिसके विरुद्ध वो दिया जा रहा है, आज डेट हो गई 27 जैन, ठीक है, 27 जनवरी, और उस आदमी के पास समझ लीजिए 29 तारीख को तक पहुंच जाएगा। तो 2 सप्ताह, मतलब इसमें जो भी बाद में हो, इसका मतलब यह है कि जब टाइम पीरियड ज्यादा जो दिखाएगा ना, ज्यादा मतलब आगे तक जाएगा, उसको बताएंगे, ठीक है, उसको माना जाएगा कि आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, मतलब जो 2 सप्ताह जिसके अकॉर्डिंग भी 2 सप्ताह बाद में पूरे हो रहे हो। तो देखिए इसके अनुसार 2 सप्ताह कब पूरे हो रहे हैं, 9 तारीख को, और इसके हिसाब से कब हो रहे हैं, 11 तारीख को। तो ये 11 तारीख डेट मानी जाएगी, ये 9 फरवरी है और ये 11 फरवरी। तो इसका मतलब पश्चातवर्ती का मतलब होता है जो भी बाद में हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है। समझ लीजिए इस तारीख को 11 तारीख को कोर्ट हाईकोर्ट बंद है, तो उसके ठीक बाद वाले समाप्ति से पहले, मतलब जिस दिन कोर्ट खुलेगा, जैसे कि 11 को बंद है तो 12 को जिस दिन खुलेगा, तो 12 की कोर्ट ऑफ होने से पहले पहले ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है आवेदन को निपटाएगा। और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश, कि अगर या तो हाईकोर्ट आवेदन निपटा देगा कि किसी भी रिट के दौरान अगर कोई आदेश दिया गया है तो या तो हाईकोर्ट आवेदन निपटा देगा, और अगर नहीं निपटता है तो यथास्थिति उक्त अवधि की उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा। जो जिस दिन कोर्ट खुला है उसकी अगर समाप्ति से पहले पहले उसको नहीं निपटान होता है तो वो रद्द हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। जैसे ये कार्यवाही अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। 226 रिपील है, और 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति क्या है वो 227 आपको बताता है। उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा, कि जितने भी कोर्ट्स हैं उनका अधीक्षण करेगा। पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय क्या क्या कर सकता है, ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा, ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा, ड्राफ्ट बता सकेगा कि क्या क्या नियम किस किस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, और निकाल सकेगा और विहित कर सकेगा कि नहीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप विहित कर सकेगा। उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरिफ मतलब ये होता है कि जैसे जितने भी इंग्लिश लॉ वाले, जितने भी ब्रिटिश कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पे काउंटी होती है। मतलब काउंटी एक ऐसा मतलब जिले जैसा ही एक एरिया होता है, जिला जितना ही बड़ा होता है। तो वहां पे जो लॉ का जो हेड लॉ जो विभाग होता है, मतलब जो विधि विभाग होता है, उसका जो हेड होता है उसको शेरिफ बोलते हैं। तो ये जो मतलब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम से चलता आ रहा है ये, तो ये शेरिफ वहीं से आया हुआ शब्द है। न्यायालयों के शेरिफ को तथा सभी लिपिकों, और अब ये इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है शेरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि व्यवसाय करने वाले अटॉर्नी, अधिवक्ताओं, प्लीडरों को अनुज्ञा होगी, ठीक है। ये मतलब जितनी फीस वगैरह हाईकोर्ट सब बताएंगे वो। परंतु खंड 2 या खंड 3 के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्रारूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्व में प्रवर्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और उस राज्यपाल के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। पहली बात तो
कोई भी लॉ है ना उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जो भी रूल्स रेगुलेशंस आप बना रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, फीस का कुछ निर्धारण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब फीस का मतलब ये है कि कोई वकीलों की फीस नहीं बता रहे हैं। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर चिट वो लगती है, ये टिकट लगती है कोर्ट में, तो वो टिकट वगैरह कौन से डॉक्यूमेंट पर कितनी लगेगी, कितने रुपए की लगानी है, वो सब डिसाइड करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। परंतु खंड 2 या खंड 3 के अधीन बनाए गए कोई नियम विहित किए गए ये, और दूसरा, राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन जरूरी है कि आपको राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा किसी तरह का कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में, कि जितने उसके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अगर उनमें है ना किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में, निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा। मतलब हाईकोर्ट के पास पावर है कि अपने पास मंगा सकता है और मामले को स्वयं निपटा सकेगा या उक्त विधि का प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को जिससे ऐसा मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और उक्त न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। ठीक है। 29 में क्या लिखा है कि उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय कि उनके मतलब व्यय वगैरह कौन उठाएगा वो डिटेल बताता है 229। किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा, चीफ जस्टिस करेंगे, या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। वो बता देंगे कि भाई आप कर दो तो वो कर देंगे। परंतु उस राज्य का राज्यपाल नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श की जरूरत पड़ेगी। राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित है उस राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। मतलब उनके जो भी बनाए जाएंगे उनका पेमेंट वगैरह क्या होगा उन पर राज्यपाल का अनुमोदन जरूरी है। थर्ड में है कि उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और रेम्यूनरेशन जितने भी हैं राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। जो राज्य की संचित निधि होगी उस पर सारे भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी। 230 है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार की यूटीज पर किस तरह से कब वो मतलब विस्तारित हो सकती है। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगा। जैसे ये एक राज्य है और बगल में यूटी है तो इस उच्च न्यायालय को इसका कार्यभार संभालने के लिए संसद बोल सकती है से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अवर्जन कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता या तो वो उसको एक्सपेंड कर सकेगी या उसको वहां से हटा सकेगी। संसद के पास में ये पावर है। कौन करेगा ये काम? संसद करेगी। जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है कि जैसे समझ लीजिए कि कोई उच्च न्यायालय वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में काम कर रहा है, ठीक है, तो इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्साधन करने के लिए सशक्त करती है। कि संविधान की किसी बात का मतलब वहां पर उसका मीनिंग अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र को यूटी के मामले को देख रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि उस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्साधन करने के लिए सशक्त करती है। कि विधानमंडल के पास उससे रिलेटेड पावर नहीं होंगे, हाईकोर्ट के पास पावर होंगे लेकिन विधानमंडल के पास में उस एरिया के रिलेटेड पावर्स नहीं होंगे। उस राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रतिनिदेश मतलब जो यूटीज होंगे उनके मामले में जो जहां पर राज्यपाल शब्द 227 में आया वहां पर राष्ट्रपति शब्द उनके प्रति निर्देश माना जाएगा। कि मतलब जो राज्यपाल डिसीजन लेता है यूटीज के बारे में कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कि 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है। ऐसे मतलब डिसाइड किया जा सकता है कि जो यहाँ वाला उच्च न्यायालय वो इस पूरा कार्य देखेगा। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में
अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रतिनिदेश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिदेश है जिसमें वह अधीनस्थ न्यायालय स्थित है। क्या लिखा हुआ है कि किसी उच्च न्यायालय के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जो, जैसे कि समझ लीजिए कि इतना ये 2 राज्य हैं और यहाँ पे भी मतलब ये जो हाईकोर्ट है इसको बोल दिया है कि ये दोनों राज्यों के लिए काम करेगा। तो जो अधीनस्थ न्यायालय उनको बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में 227 में राज्यपाल के प्रतिनिदेश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिदेश है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय स्थित है। तो राज्यपाल, कौन सा राज्यपाल? तो ये डिफाइन कर रहा है कि उन अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राज्यपाल का मतलब है जहां पे अवस्थित है वहां का राज्यपाल, ठीक है, जिसमें वो हाईकोर्ट अवस्थित है। किन्हीं नियमों, प्रारूपों, सारणियों के संबंध में 227 में राज्यपाल के प्रतिनिदेश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्यपाल के निर्देश है जिसमें वह अधीनस्थ न्यायालय, जहां पर वह अधीनस्थ न्यायालय है ना वहां का राज्यपाल, जैसे कि यहाँ का अधीनस्थ न्यायालय उसका कोई राज्यपाल से अनुमोदन है तो वो वहां जिस राज्य में जो मतलब अधीनस्थ न्यायालय जिस राज्य में होगा, ये 2 राज्य हैं, तो जहां का भी अधीनस्थ न्यायालय है तो वहां पर अगर राज्यपाल का रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो वह उसी राज्य का राज्यपाल होगा जिसमें वह अधीनस्थ न्यायालय अवस्थित है। अनुच्छेद 219 के अनुच्छेद 229 और अनुच्छेद 229 में राज्य के प्रतिनिदेशों का अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के प्रतिनिदेश है जिनमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है। परंतु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्य क्षेत्र में है तो अनुच्छेद 219, अगर जैसे कि समझ लीजिए मुख्य स्थान क्या है, अगर यूटी में है तो वहां पर राज्यपाल की जगह कौन होगा? राष्ट्रपति। 229 में राज्य के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, विधानमंडल और संचित निधि के प्रतिनिदेशों का अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद और भारत की संचित निधि, क्योंकि देखिए राज्य की संचित निधि है, जैसे यूटी का मामला आता है तो जहां पे राज्य की संचित निधि लिखा है वो आ जाएगी कंट्री की संचित निधि, ठीक है, देश की, और जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग लिखा है वहां क्या माना जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग, और जहां पर राज्य विधानमंडल लिखा है वहां पे कौन माना जाएगा? संसद, ठीक है। चलिए बताइए, सब क्लियर? क्योंकि देखिए आपने अभी सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड डिस्कशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमें पढ़ने में इसलिए टाइम लगा है क्योंकि उसमें जितने भी जो एनजेएससी के जितने टॉपिक थे वो सब हमने समझे, वो किस तरह से उनको डिलीट किया गया, क्या क्या हुआ सब, इसलिए उसमें टाइम लगा है। इसमें इसलिए टाइम नहीं लगा है क्योंकि इससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं उसमें और उसमें, जैसे एनजेएससी का जितना योगदान हम इसमें देख रहे हैं वो स्थिति सेम उसमें थी, तो अब इसमें भी एनजेएससी का जो इंटरफेरेंस था वो हाईकोर्ट में भी था, जिसको क्या है वो अमेंडमेंट ही पूरा डिलीट हो गया, इसलिए इसमें भी कोई योगदान अब नहीं बचा है। चलिए, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर किसी तरह का डाउट आपको होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज की क्लास यहीं तक रहेगी।